सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ब्लैक पोल अब धीरे धीरे जाग रहा था। साहिल की जानिब बहुत से लोग आ रहे थे। मैं मज़े से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टावर तक आ गया। टावर के नीचे एक खूबसूरत से काफी बार से डट कर नाश्ता किया और फिर अखबार बगल में दाब कर समंदर रुख एक बेंच पर आकर बैठ गया। 10-15 मिनट बाद मैंने हल्की सी सुस्ती महसूस की, यानी नींद और थकावट अपना रंग दिखा रही थी। इससे पेशतर के जबरदस्ती आंखें बंद हो जाती और मैं इसी बेंच पर कहीं लंबा पड़ जाता। फौरन उठा और गाड़ी की पिछली सीट पर आकर लेट गया। जब थकावट और नींद की भरमार से इंसान नींद की गोद में पहुंच जाता है तो इसे जगाने वाला कोई नहीं होता। तब वो इसी वक्त जागता है जब अगली पिछली सारी मुअत्तल नींदों की कसर पूरी हो जाती है। मेरे साथ यही कुछ हुआ। जब आंख उखड़ी तो सूरज निस्फन नहार पर पहुंच चुका था। घड़ी पे वक्त देखा तो 1:30 बजा रही थी, यानी जोर की नमाज में 15-20 मिनट बाकी थे। गाड़ी दबाई और 5-6 मिनट में मस्जिद पहुंच गया। इस जमाने में ब्लैक पोल में एक बंगाली रेस्टोरेंट के नहायत ही दीनदार मालिक ने अपने मकान के एक हिस्से को मस्जिद की शक्ल दे रखी थी। वहां पहुंचते ही अजान हो गई। 30-35 नमाजी, मगर सब बंगाली। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बराए नाम और नमाज पढ़ने वाले भी बंगाली ही सही, मुसलमान तो हैं, यही काफ़ी है। इसी बंगाली के रेस्टोरेंट से खाना खाकर मैंने फिर इसी जगह गाड़ी ला खड़ी कर दी। बाजार, मार्केटें, साहिल और तफरीही मराकज इंसानों से भर चुके थे। सूरज भी आज खूब चमक रहा था और सामने समंदर भी खूब जगमग करते हुए थिरकते मचलते सीमाब की तरह देखने वालों की निगाहों को चकाचौंध कर रहा था। साहिलों पे हवा में तुंदी और फिजा में खुनकी सी होती है जो बड़ा मज़ा देती है, और अगर साथ चमकती धूप और निखरा मौसम भी शामिल हो जाएं तो फिर सैरो तफरीह का लुत्फ दो आतशा नहीं बल्कि सह आतशा हो जाता है। और आज ये सब कुछ था। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर काफी देर तक लोगों की चहल पहल और मौसम की खुश सामानियों से महजूज होता रहा। फिर आंखों पे स्याह चश्मा और सर पे पी कैप डालकर मैं 0 पॉइंट आइसक्रीम पार्लर की जानब बढ़ गया जो यहाँ से खासे फासले पे था। मैंने गौर किया कि हर गहरी गुप्त सी चीज के साथ घोड़े गधे का किसी न किसी तौर ताल्लुक जरूर रहा है। अक्सर पैगंबरों, इमामों, कुतुबों और गौसों वलियों के तज़ाकरों अहवाल में इन दोनों जानवरों का भी मुनासिब सा जिक्र मिलता है। इनके अलावा ये मुजाहिदों, गाजियों, दरवेशों, फकीरों, सूफियों और महापुरुषों की बार बरदारी और सवारी में भी शामिल रहे हैं। इसी तल्लुक व मुनासबत के हवाले से घोड़े को इंतहाई जीरक, आला व अफजल चौपाया और गधे बेचारे को साबिर शाकर, मेहनती और जफाकश गरीबों, मेहनत कशों का साथी समझा जाता है। इल्हामी किताबें दुनिया की जंगो जदल की तारीख, हक्को बातल के मार के, ईरानी, तुरानी, रूमी, अशोरी, सामरी, बाबली, सासानी, आर्मीनी, मिस्रियों, आर्यानों के बाद माजी करीब के हिंदू देव मालाई, कलीसाई और इस्लामी तहजीबों और उरूजो जवाल में घोड़ा नुमाया नजर आएगा। महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश होने वाली सवारी बुराक जो घोड़े से छोटी और गधे से बड़ी थी, वो भी अज किस्म घोड़ा ही थी। जनाब अमीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा, इसी तरह बेशुमार घोड़े जैसे नीरू और सीजर के घोड़े, फरीदों, रुस्तमों, सहराब के रख्श, सिकंदर आजम का सफंद, टीपू सुल्तान का फर्स, मलका एलिज़ाबेथ सानी के घोड़े, आगा खान के घोड़े, बेनजीर वाले जरदारी की एक वजह शोहरत भी घोड़े ही थे। इसी तरह और बेशुमार घोड़े मशहूर हुए। पीर पगाड़ो, बाबा गुरु नानक, अंगर देव,
अमरदासी, रामदास, अर्जन देव, हरगोबिंद, हरदास, हरभजन, तेज बहादुर, गोबिंद सिंह के मुकद्दस घोड़े, महाराजा रंजीत सिंह की मशहूर घोड़ी और रेस जीतकर मुरब्बे खाने वाले और पागल या लंगड़े होकर गोलियां खाने वाले घोड़े। अपने मिर्जा जट भी घोड़ी पे साहिबा को लेकर निकले थे। दुल्ला भट्टी की घोड़ी भी उड़ती हुई नजर नहीं आती थी। हिंदुस्तान के एक फरमानरवा ने भागते हुए अपना घोड़ा दरिया में उतार दिया था। और मुर्शिद को कहना पड़ा कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। गुगू घोड़े और बसाते वक्त पे घोड़े सरकार, बहाउद्दीन जोलन बुखारी, अलमारूफ घोड़े शाह और टट्टू साईं और हम ऐसे गधे। सारी हड्डियां तुड़वाई, खाल उधड़वाई, मगर समझ ना आई, गधे के गधे ही रहे। वो उर शमाइल मुझे दूरी से घोड़ों और गधों के जलू में खड़ी नजर आ गई, मगर शायद उसने मुझसे पहले ही देख लिया था, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बहरहाल मैं करीब आया तो वो भी आगे बढ़ते हुए मेरे पास पहुंच गई और छूटते ही बोली, खूब सोए, इबादत की, फिश करी, चपातियाँ और दाल चावल खाए और अब आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने सच कहा और सच तुम्हारे मुंह से भला भी लगता है। एक और खूब सच कहो कि इधर इंसानों और हैवानों के दरमियान तुम। सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगी, घोड़े पे बैठोगे या गधे पे? जिस किसी पे बिठाओगी बैठ जाऊंगा, मगर आगे कहो। मुझे लगावट से घूरते हुए बोली, मगर इस जानवर के पाँव कम अज कम जमीन पे पड़ने चाहिए, हवा में नहीं। मैंने देखा कि 4-5 जिप्सी लड़के और लड़कियां और एक आध बूढ़ा भी वहां मौजूद थे। ये लड़के और लड़कियां बाड़ा लेकर बूढ़े मर्द को थमा देते और खुद घोड़े या गधे की लगाम पकड़कर सवार को साहिल की सैर कराने निकल जाते। ये अब बाड़े पे मुनसर था कि सैर मुख्तसर है या लंबी। इस जोहरा वश ने एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ किसी अजनबी सी जुबान में एक अजनबी लड़के से कुछ कहा। वो गया और घोड़ों गधों में से एक घोड़ा निकाल कर ले आया। अजीब चितकबरा सा घोड़ा था। देखने में तो वो घोड़ा ही लगता था, मगर शायद वो कुछ इससे भी ज्यादा था। आंखें जैसे कोई इंसान देख रहा हो, तनुमंद ऐसा कि कोई पेशावर पहलवान हो। घोड़े के जिस्म जुस्से की अपनी मखसूस बू बास होती है, वो भी नहीं थी। एक अलग सी खुशबू या फिर बू ऐसी कि अभी तक मेरी हिस्से शमामा की दस्तरस में ना आ सकी थी। वो इसकी बैठने वाली काठी दुरुस्त कर रही थी। चलो ऊपर बैठो, मैं तुम्हें आज सैर कराऊंगी। शायद ये वही घोड़ा था जिस पे वो सवारी करते हुए सुबह सुबह मुझे मिली थी। मुझे रवायती खाना बदोशों के कारवान देखने का बहुत शौक है, ऐसे घर जो मकीनों के साथ कहीं भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं करते। इनके नीचे गोल मुतहर्रिक मजबूत पहिए जिंदगी का मंजर अपने, मौसम अपने, फिजा अपनी, हवा अपनी, खुशी अपनी, ख्वाब अपने। फैली हुई ज़मीन इनका आंगन, कुशादा आसमान इनकी छत, सूरज सितारे इनके रोशन चिराग, मरगज़ारों और गुलजारों की खुशबुएं और निगहतें इनका सिंगार, शफक इनकी सुर्खी, उफक इनका गाजा और शबे तार इनकी काकलों की स्याही। जब मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए तो मैंने इस नाइदे खसाइल की जानब देखा। वो तहसीनो आफरीन बरी निगाहों से मुझे गुमसुम देख रही थी। बोली, तुम तो शायरी भी कर लेते हो। हाँ, माहौल बन जाए तो बोदा आदमी भी शायरी करने लग जाता है। चलो पाँव रखो और ऊपर बैठो। शुक्रिया, मुझे घोड़े पे चढ़ना और गधे से उतरना खूब आता है। वो घुटना झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई तो मैं अगले लम्हे घोड़े पे सवार था। घोड़ा खुद ब खुद अपने लगे बंदे रूट पे चल निकला। साहिल पे ऐसा अज़दाम था कि रास्ता निकलना मुश्किल पड़ रहा था। ऐसे में कौन देखता या क्या नजर आता कि पाँव के निशान रेत पर पड़ रहे हैं या नहीं। कुछ और आगे निकले तो मैंने इससे कहा, चाहो तो लगाम मुझे दे सकती हो और चाहो तो। अभी मैं इतना ही कह पाया था कि चश्मे जदन में वो मेरे पीछे घोड़े की चौड़ी पीठ पे लगामे थामे खड़ी थी और घोड़े ने मेरे हिसाब से जमीन छोड़ दी थी। आपने सर्कस में घोड़े की पीठ पे खड़ी लेडी देखी होगी। घोड़ा सरपट भाग रहा होता है और वो बाजू फैलाए बड़े आराम और एतमाद से खड़ी होती है। ये सारा प्रैक्टिस, बैलेंस और खुद एतमादी का खेल है।
लेकिन ये समंदर का साहिल था, किसी सर्कस का पिंडाल नहीं था जो वो ऐसे करतब दिखाती। मगर ये ऐसी सूरत और नजरबंदी से हुआ कि मुझे आंखों आंख दिखाई और सुझाई ना दिया। उसका रुख अपने कारवानों की तरफ था। मुझे श्रीनगर की डल में खड़े बहते हुए लहरिए लेते हुए राजहंसों की मानंद गर्दनें उठाए वो शिकारे बजरे याद आ गए जो किसी मेहनत कश गरीब खस्ता हाल कश्मीरी की झोंपड़ी भी है। किसी का मकान, घर, कोठी, बिल्डिंग, बंगला और महल भी हैं। 3, 4, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, आइस पार्लर, क्लब, कैसीनो और टेनिस कोर्ट भी है। मीलों गहरे पानियों के समंदर पे तैरते हुए ये नई और पुरानी तहजीब के चौबी तामीराती कदरों के नादर नमूने देखकर इंसानी अकल शिशदर रह जाती है। मुझे कई बार श्रीनगर की इस डल के तैरते हुए 5 स्टार होटलों में क़याम का इत्तेफाक हुआ जो अक्सर मुगलों के बनाए निशात बाग शहर और हजरत बल शरीफ की दरगाह के दरमियान सफ़र करते रहते हैं। इनमें दुनिया भर की तमाम दस्तयाब सहूलतें मौजूद हैं। इनका माहौल बिल्कुल वही राजे महाराजों के मोहल्लात जैसा ही है। वैसी ख्वाबगाहें, नशिस्तगाहें, ताम और कैलूला करने के कमरे, राहदारियाँ, गुलाम गर्दिशें, शहनशीने, जरोके, फवारे, हमाम, मशात गाहें और वैसी ही मशाताएं और वैसे ही कॉर्निश बजा लाते हुए खुदाम, कनीज़ें, मामाएं, निगाहदार और फराशो अर्दली। इस्तकबालिया लाउंज के एक मखसूस हिस्से में इन मुअज़्ज़ज़ व मशहूर ज़माना लोगों की तस्वीर और तारीफी सर्टिफिकेट आवेज़ा हैं जो माजी में यहाँ फरोकश हुए। इनमें बड़े बड़े मुल्की और गैर मुल्की सियासतदान, सनतकार, फिल्म स्टार और फिल्मी यूनिट और दीगर समाजी और मजहबी हस्तियाँ शामिल हैं। इन्हीं डल के पानियों से दरियाए जेहलम निकलता है। अब जब कभी मैं दरियाए जेहलम के पुल से गुजरता हूँ तो श्रीनगर की डल के पानियों, कश्तियों और मकीनों को सलाम भेजता हूँ। आपको काफ़ी घुमा फिरा लिया। मुनासिब यही है कि अब हम वापस वहीं चलते हैं जहां बीच रास्ते अहमद दीनार और कसीर अली का कारवान खड़ा था। दरअसल बात ही कारवान से शुरू हुई थी और कारवान क्या चीज़ है और इसकी खाना बदोशों की नज़र में क्या कुछ अहमियत होती है। मेरी परेशानी ये है कि जब बात से बात जन्म लेती है तो मैं फिर इस नौज़ायदा बात को लावारस छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही मैं किसी नौमौलूद मासूम के साथ नज़र अंदाजी का ऐसा नारवा सलूक होता देख सकता हूँ। जब तक मेरी बात से बात का पैदा होने वाला बच्चा कदरे संभल नहीं जाता मैं पहली वाली बात के करीब नहीं आता। इसे मेरी मजबूरी या कमज़ोरी समझ लें। हाँ, तो बात हो रही थी अहमद दीनार और कसीर अली नाश्ते से फारिग होकर अब कारवान को बीच रास्ते से हटाकर ज़रा किनारे पे लाने का जतन करने लगे ताकि अगर कोई गाड़ी या सवारी इधर से गुजरना चाहे तो उसे कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। पहियों के नीचे कीचड़ वगैरह तो कब का सूख चुका था, लेकिन मुसलसल खड़े रहने से पहिए कच्ची जमीन में धंस कर फंसे हुए थे, जबकि ये रास्ता भी कुछ हमवार और मुस्तैद नहीं था। आगे पीछे हिलाने जुलाने की बहुत देर तक कोशिश में नाकामी के बाद वो हाँफते हुए इसी के साए में बैठ गए। ये काम फिलहाल इन दोनों के बस का नहीं था। थोड़ी देर सस्ताने और गौरो होज के बाद अहमद दीनार कसीर अली का बाजू पकड़े अपने मरहूम वालिद की कब्र पर आकर बैठ गया। जो कुछ भी दोनों को आता था और याद था पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे की तकलीद में हाथ उठाकर अपने वालिद और वालदा की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। अपने अल्लाह से इस आजमाइश में सुरखरू होने की इल्तिजा की। कदरे हल्के फुल्के होकर वो दोनों उठे। गाड़ी से फावड़े निकालकर किसी तरह गड़ा खोदकर मुर्दा बैल को ठिकाने लगाया। फिर कारवान के पहियों के नीचे फंसी हुई सख्त मिट्टी निकालनी शुरू की। कुछ देर के बाद इन्हें अपने सीधे रुख से कुछ आवाज़ें और उड़ते हुए परिंदे दिखाई दिए। वो हाथ रोककर ज़रा आगे बढ़ते हुए देखने लगे कि कौन है जो इस भूले हुए रास्ते पर चला आ रहा है। वो कुछ मज़ीद आगे बढ़ाए। जब दोनों इतराफ कुछ दरमियानी फासला कम हुआ तो दोनों मफलूकुल हाल मुसाफिरों ने हैरत से देखा कि 4 घुड़सवार एक खूबसूरत सी तनुमंद जवान बैलों की जोड़ी अपने दरमियान रखे हुए बड़ी सूरत से इनकी जानब बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। फरते जज्बात से इनकी आंखें भीग गईं कि आखिर अल्लाह करीम ने इन यतीमों
आफत ज़दों की फरियाद को सुन लिया था। आने वालों ने मुस्कुराते चेहरों और नहायत पुरवकार अंदाज से बयान किया कि हम यहाँ से एक खासे फासले पे तलमीड बूक की जागीर के फरस्तादे हैं। ये एक छोटी सी खुद मुख्तार जागीर है और जिस जगह आप अभी खड़े हैं ये इलाका भी इसी जागीर का हिस्सा है। इस जागीर के बुलंद मर्तबत जागीरदार फ्रेंगस बोक ने आपके लिए ये ताज़ा दम बैलों की जोड़ी और नाश्ता के लिए तोशा भेजा है और हमें पाबंद किया है कि हम आपको बासहूलत इनकी बारगाह तक पहुंचाएं। पैगाम देने वाला तोशा दान इनकी जानब बढ़ाते हुए मजीद कहने लगा, मेरा नाम टोरेकम ली है, मैं इस 4 रुकनी दस्ते का कमांडर हूँ। आप नाश्ते से फारिग हों, इतने में हम कारवान को देखते हैं। तोशादान थाम कर वो दोनों एक किनारे पर बैठ गए। गरम गरम कतलमे और बुने गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू ने इन्हें बेसब्रा सा कर दिया था। कई दिनों की नीम फाका मस्ती के बाद आज ये पुरतकल्लफ तोशा नसीब हुआ था। चमड़े और नमंदे के तोशादान में खाना ऐसा गर्म था जैसे अभी अभी चूल्हे से उतरा हो। इससे पहले कि लुकमा मुंह में रखते वो लुकमा उठाए एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि हलाल है या हराम, खाएं या ना खाएं। फौरन ही इस शख्स ने कारवान के आगे बैल जोतते हुए कहा, आप इत्मीनान से नाश्ता करें, इस ताम में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं जो बहसीयत मुसलमान आप ना खा सकें। फिर तो वो खाने पे जैसे टूट ही पड़े। ऐसा लजीज खाना कई दिनों बाद जो नसीब हुआ। खूब पेट भरने के बावजूद भी तोशादान में अभी बहुत सा ताम मौजूद था। फरागत के बाद वो भी इन मेहरबानों के साथ कारवान को कीचड़ से निकालने पे जुट गए। खासी तगो दो के बाद वो इनके साथ नामालूम मंजिल की जानब रवाना हो लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए मौसम और इर्द गिर्द का माहौल खूबसूरत होता जा रहा था। सरसब्ज फसलों, फलों, फूलों, सब्जियों से भरे हुए खेत, दरख्तों के ज़ख़ीरे, देहाती तर्ज के कुशादा कुशादा खूबसूरत मकान और इन्हें देख देख कर मुस्कुराते हुए हाथों से खुशामदीद का इजहार करते हुए कुशादा जबीं सेहतमंद लोग, फूलों से बच्चे, मवेशी, चौपाए। मज़ीद आगे बढ़े तो एकदम वो जैसे किसी गुंजान खुशहाल से कस्बे में पहुंच गए हों। मुख्तलिफ पेशावर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आए। हवा और फ़िज़ा में समंदर की मखसूस खुशबू और नमी से महसूस होता था कि समंदर कहीं बहुत ही नज़दीक है। आगे आगे 4 घोड़सवार और पीछे पीछे वो कारवान पे सवार पूरी बस्ती से गुजर गए, मगर अभी तक कहीं रुकने की नौबत ना आई। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।